दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय। आपको हमने बताया था कि जिस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, जैसे शिक्षा को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखना हो तो शिक्षा को साधन माना जाएगा आर्थिक उन्नति का या आर्थिक बढ़ोतरी का। समाजशास्त्री शिक्षा को ये कहेंगे कि शिक्षा से समाज की उन्नति हो, समाज में मतलब उनके आचरण, उनके विचार उनमें हो। दार्शनिक अपने तरीके से सोचेंगे। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो मानते हैं कि शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उनका आर्थिक विकास किया जाता है। आपको ये सामान्य जानकारी रहनी चाहिए कि जिस क्षेत्र के विद्वान उसका अर्थ निकालेंगे तो अपनी क्षेत्र की ओर ही उसके अर्थ को ले जाएंगे। आर्थिक संप्रत्यय तो आर्थिक विकास की बात होगी, सामाजिक संप्रत्यय तो सामाजिक विकास की बात होगी। अब देखते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय। भारतीय योग मनोविज्ञान का विचार केंद्र मनुष्य का बाह्य स्वरूप और उसका अंतःकरण दोनों होते हैं। जो भारतीय मनोविज्ञान है वो मनुष्य के बाह्य स्वरूप और अंतःकरण, बाह्य स्वरूप मतलब व्यवहार, बाहर का जो उसका व्यवहार है, और अंतःकरण, ये दोनों होते हैं। बाह्य स्वरूप में वह उसकी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन करता है और अंतःकरण में चित्त, जिसको हम मन, बुद्धि और अहंकार ये सब कह सकते हैं, इन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, का अध्ययन करता है। तो इन लोगों की दृष्टि में शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी नज़र में शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका विचार केंद्र, चाहे वो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक रहे हों, उनका भी विचार केंद्र मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और व्यवहार होता है। वे अभी उसके अंतःकरण के मूल तत्व मन, बुद्धि और अहंकार की खोज नहीं कर सके हैं। उनकी दृष्टि में माफ कीजिएगा, उनकी दृष्टि से मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है जो जन्म से कुछ शक्तियां लेकर पैदा होता है और इन शक्तियों पर ही उसका विकास निर्भर करता है। अतः शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम इन शक्तियों का विकास होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इन जन्मजात शक्तियों का विकास किस दिशा में और कितना किया जाए। इस विषय में जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी का मत है। क्या मत है? कि यह विकास स्वाभाविक, सम और प्रगतिशील होना चाहिए और इसलिए उन्होंने कहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। एक फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल महोदय, जो पेस्टोलॉजी के शिष्य रहे हैं, तो उन्होंने कहा है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। अब शिक्षा का हम लोग वैज्ञानिक संप्रत्यय देखते हैं। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों का विचार केंद्र भौतिक जगत और उसकी वस्तुएं तथा क्रियाएं होती हैं। ये किसी भी वस्तु अथवा क्रिया को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखते हैं। वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने का मतलब है कि वह चीज़ सबके लिए वही होगी। जैसे विज्ञान में जो आप पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दो H2O तो जल बनेगा।
हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिला दोगे तो पानी बन जाएगा। अब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु कोई भी मिलाए, चाहे जो व्यक्ति मिलाए, वो मिलाएगा तो पानी ही बनेगा। तो हर व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करना और उसका सेम रिजल्ट आना, ये होता है वस्तुनिष्ठ। और इसकी जगह पर एक दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है इसके विरोध में, सब्जेक्टिव। यह है ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव, और इसके विरोध में शब्द प्रयोग होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होगा व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब जैसे ऐसी चीज़ें जिन पर विचार रखने के लिए कहा जाए तो उन पर लोग विभिन्न तरीके से विचार रखें। जैसे मान लीजिए ईश्वर की बात है, तो ईश्वर को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से परिभाषित करेगा। धर्म को हो सकता है लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करें। किसी के लिए अहिंसा कुछ हो सकती है, किसी के लिए कुछ हो सकती है, या धर्म ही किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो अगर विचारों में डिफरेंस आ रहा है तो वह क्रिया होगी सब्जेक्टिव रिजल्ट में, और अगर रिजल्ट में सेम समानता आ रही है तो होगा वस्तुनिष्ठ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जहाँ तक मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्रश्न है, ये मनोवैज्ञानिक से सहमत है, परंतु जहाँ तक मनुष्य के व्यवहार का प्रश्न है, ये समाजशास्त्री तथ्यों को स्वीकार करते हैं। शिक्षा को ये मनुष्य की शक्तियों के बाह्य जीवनानुकूल विकास के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके शब्दों में शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा शिक्षा का दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसके अर्थ को देखा है, लेकिन वो वास्तविक अर्थ नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, उसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। शिक्षा किसी समाज में चलने वाली वह सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है। सोद्देश्य का मतलब उद्देश्य के साथ, उद्देश्य सहित, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल, कला में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा बेस्ट एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। सेम मतलब यह है कि जितने परिप्रेक्ष्य हमने अलग अलग देखे हैं, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक, उन सबका एक जगह इकट्ठा कर देना है। उनके मिश्रण के रूप में ये जो परिभाषा बनी है, माने सारे पक्ष आ जाने चाहिए। तो शिक्षा को सही तरीके से ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। अब शिक्षा जो होती है वो 2 अर्थ उसके होते हैं, एक तो व्यापक अर्थ होता है, एक संकुचित अर्थ। शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब होता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा, या जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको कहेंगे हम व्यापक शिक्षा। और संकुचित शिक्षा का मतलब होता है कि विद्यालय में पढ़ने वाली शिक्षा, जब तक हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम संकुचित अर्थ में शिक्षा कहेंगे। इसको समझने के लिए हम एक लिस्ट के माध्यम से देख रहे हैं, सारणी के माध्यम से, कि व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा का क्या अर्थ है। व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा अथवा विद्यालयी शिक्षा कहते हैं। जन्म से लेकर जब मृत्यु तक हो रहा है तो उसमें जो विद्यालय में अध्ययन करने के वो भी शामिल हो जाएगा, संकुचित में जो आप विद्यालय में अध्ययन करते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब विद्यालय के बाहर वाली भी शिक्षा है तो इसमें अनियोजित एवं नियोजित
अनियोजित जो विद्यालय के बाहर ग्रहण कर रहे हैं, विद्यालय में नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा आती है, इसमें केवल नियोजित आएगी। इसके उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसके उद्देश्य सुनिश्चित और विकासोन्मुख होते हैं। इसके भी विकास के आधार पर होते हैं, इसके भी होते हैं, लेकिन इसमें उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं। इसके उद्देश्य बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। इसकी जो पाठ्य चर्चा है वो असीमित है, व्यापक है, लेकिन इसकी जो पाठ्य चर्चा है वो सीमित होती है। कितने पाठ पढ़ने हैं, क्या विषय वस्तु है, ये निश्चित है। और आप सोच लीजिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जब सीख रहे हैं तो कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। व्यापक शिक्षा की शिक्षण जो विधियां हैं वो विविध होती हैं, कई होती हैं, लेकिन जो ये शिक्षा होती संकुचित शिक्षा, इसके लिए शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है और उसका आप वर्णन भी कर सकते हैं। व्यापक शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी समय चलती रहती है। उसमें ये नहीं है कि 4 बजे के बाद में नहीं समझ में आएगा या नहीं कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो आपकी संकुचित शिक्षा है ये केवल विद्यालयों में ही चलती है और इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व निश्चित होता है। व्यापक शिक्षा ये शिक्षा किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है, और जो संकुचित शिक्षा है ये शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच चलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यापक शिक्षा और संकुचित शिक्षा में अंतर देख लिया है। तो दोस्तों, हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ को, इसके संप्रत्यय को देख लिया है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा शिक्षा के उद्देश्य। धन्यवाद।